हेलो, कैसे हैं आप लोग? फिट, फाइन। उम्मीद है खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पढ़ते भी रहिए, अपना ध्यान भी रखिए। सिंस दिस कोरोना इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, सो बहुत अपना ध्यान रखें और पढ़ाई भी करते रहें। मैं आगे शुरू करूं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो? In this video, I will cover some items of profit loss statement, especially some expenses, right? Like rent expenses, power, fuel, stationery, insurance expenses. ठीक? आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, इनके वेरिफिकेशन का तरीका लगभग एक जैसा है, रिजेंबल करता है with minor differences। ठीक, तो मैं शुरू करता हूं और आप बहुत ध्यान से सुनिए, फिर बाद में अपने मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कवर करिएगा। स्टार्टिंग विद रेंट एक्सपेंसेस। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑडिट कर रहा हूं उसकी प्रेमाइस रेंट पर है, तो रेंटल एक्सपेंस इनकर हो रहे होंगे एंड एज ऑडिटर वी नीड टू वेरीफाई। तो करें क्या? कहते हैं ऑब्टेन मंथली समरी ऑफ रेंट एक्सपेंसेस along with rent agreement and ensure expenses, that is rent expenses, are in accordance with rent agreement। सिंपल सी बात। तो कंप्लीट मंथली शेड्यूल ले लीजिए और इंश्योर कर लीजिए रेंटल एक्सपेंसेस चार्ज आर इन अकॉर्डेंस विद रेंट अग्रीमेंट। दूसरी चीज, सेकंड, व्हाट यू हैव टू इंश्योर दैट expenses are recorded, that is rent expenses are recorded for all 12 months, यानी there should not be any omission। ठीक, और क्या करना है? ensure rent agreement is in the name of entity। जो रेंट एग्रीमेंट किया गया वो एंटिटी के नाम पर हो, एंड रेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रेमाइस। ये जो रेंट एक्सपेंसेस हैं दैट शुड बी रिलेटेड टू प्रेमाइस या प्रेमाइसेस यूज्ड फॉर बिजनेस। All expenses should be business expenses, right? And the rental expenses incurred on premise must be used for the business। The most important, क्या? Auditors special consideration is required for escalation clause। Auditor shall give special consideration to this escalation clause। You must be aware escalation clause usually हर टेनेंसी या रेंट एग्रीमेंट में होता है, जिसमें यूजुअली लिखता है कि एवरी ईयर देयर विल बी specified percentage increase in the rent। 5%, 10%, 15% हर साल बढ़ेगा।
तो दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन क्लॉज. तो ऑडिटर स्पेशल कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एस्केलेशन क्लॉज एंड इंश्योर एनी इंक्रीज इन रेंट इज इन अकॉर्डेंस विद दिस एस्केलेशन क्लॉज. अगर कोई रेंट में इंक्रीज हुआ है, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद एस्केलेशन क्लॉज. जनरली हम पाते हैं कि रेंट इनकम है तो या तो फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक हो, इसकी संभावना कम होती है. मिड ऑफ द ईयर में एस्केलेशन क्लॉज होता है, से मई टू मई, जून टू जून, जुलाई टू जुलाई, राइट. सो देयर विल बी सम मंथ्स जहां पर इंक्रीज हो सकता है साल में, तो रेफर दिस एस्केलेशन क्लॉज. दैट इज ऑल अबाउट रेंट एक्सपेंसेस. ये हमारा खत्म हो गया. नाउ नेक्स्ट इज पावर एंड फ्यूल. Again, what we have to do? Obtain monthly summary या मंथली शेड्यूल. यहां पर भी शेड्यूल कर दीजिए सर, समरी नहीं लेनी है, शेड्यूल लेना है. शेड्यूल ऑफ पावर and fuel expenses along with power and fuel bills. तो जो ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हैं, वहां पर हर महीने पावर एंड फ्यूल के बिल्स आ रहे होंगे, वो भी ऑब्टेन कर लेंगे. ठीक. सिमिलरली इंश्योर कर लीजिए पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड फॉर ऑल 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने के अकाउंट फॉर किए गए हो पावर एंड फ्यूल के एक्सपेंसेस. नेक्स्ट और क्या करना है सर? कहते हैं साहब ऑब्टेन या कंपाइल समरी ऑफ या मंथली समरी ऑफ यूनिट्स consumed and applicable rate. Simply compile the summary of number of units consumed in a month, and that summary is for all 12 months along with applicable rate, so as to ensure the arithmetical accuracy of those bills. ठीक. सो कितनी यूनिट्स मंथली कंज्यूम हो रही हैं, what is the applicable rate? On that basis you can verify the arithmetical accuracy of bills raised. और क्या कर ले सर? कहते हैं एनालाइज या लिंक number of units consumed with number of finished goods produced. अगर 1 unit of finished goods is produced, then how many units of electricity is consumed? Right? Analyze the trend and obtain explanation in case of significant variation, या ascertain the reason. जहां पर किसी मंथ में आपको ये मंथ वाइज समरी कंपाइल करनी है, हर महीने का कंप्यूट करके देख लीजिए, ओवरऑल बेसिस पे करके देख लीजिए. दिस इज नथिंग बट एनालिटिकल प्रोसीजर, जहां पर आप एक रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपेंसेस एंश्योर कर रहे हैं.
राइट। सो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आप सिर्फ इतना कर लीजिए, कितनी यूनिट्स कंज्यूम्ड हो रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक, एनालाइज दिस ट्रेंड, मंथ वाइज ये ट्रेंड एनालाइज कर लीजिए, और अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन है देन ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन ऑन दैट। ओके, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। वेरिफिकेशन ऑफ दिस आइटम इज लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है, नेचर ऑफ एक्सपेंस भी अलग है। आइए देखें, कहते हैं सबसे पहले ऑब्टेन इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड और कवर नोट। पॉलिसी बॉन्ड ले लीजिए। ये पॉलिसी बॉन्ड क्या होता है? जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करता है, इंश्योरेंस कराता है, तो इंश्योरेंस मे बी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यू कैन अप्रोच इंश्योरेंस कंपनी टू गेट इंश्योर्ड योर कार, योर स्टॉक, योर लाइफ एंड सो ऑन, राइट? So when you sign all the papers, you pay the premium, they will issue a bond. करीब 4 pages का bond होता है which contain all the information, name, date of birth, age, premium, payable monthly, quarterly, yearly, everything is given, validity period, कितने साल में मैच्योर होगी, मैच्योरिटी पीरियड, एवरीथिंग इज गिवन इन द बॉन्ड। ठीक है सर? सो ये बॉन्ड ले लीजिए। क्यों ले रहे हैं बॉन्ड? टू असर्टेन द पर्पस, टू असर्टेन द पर्पस एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। किस पर्पस के लिए ये इंश्योरेंस लिया गया है और कितना प्रीमियम पेबल है, एंड वेदर इट इज पेबल मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। और क्या देखना है सर? एंश्योर लास्ट प्रीमियम ड्यू इज पेड। जो लास्ट प्रीमियम, जो करंट प्रीमियम है, जो ड्यू हुई थी, वो पे कर दी गई है, टू एंश्योर पॉलिसी इज इन फोर्स। पॉलिसी लैप्स नहीं करी है और ये अभी भी इनफोर्स्ड है। और क्या देखें? एंश्योर प्रीमियम एक्सपेंसेस properly allocated in pre and post paid period। ठीक, तो प्रीपेड पोस्ट पेड में प्रॉपर अलोकेशन हुआ हो। तो जैसे सपोज करिए जून टू जून पॉलिसी ली गई, ठीक, जून टू जून से फाइनेंशियल ईयर इज 1st April 20 to 31st March 21, ठीक। तो इस 2021 में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी 10 महीने का प्रीमियम इस साल हम अकाउंट फॉर करेंगे और 2 महीने का प्रीमियम हम इसको नेक्स्ट ईयर अकाउंट फॉर करेंगे। सो एंश्योर प्री एंड पोस्ट में प्रॉपर अलोकेशन हुआ हो। और ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड असर्ट along with their validity dates।
राइट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उनकी मैच्योरिटी डेट्स के साथ वो पूरा एक शेड्यूल ले लीजिए, कितनी पॉलिसी ली है, क्या उनके मैच्योरिटी डेट्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। चलिए, तो वी हैव कवर्ड 3 आइटम्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट आइटम। And that is legal and professional expenses. Again, सेम तरीका है वेरिफिकेशन का। ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस month wise and consultant wise। ठीक, तो दोनों कवर कर रहे हैं, लीगल एंड प्रोफेशनल दोनों। तो शेड्यूल ले लीजिए, एक तो शेड्यूल ले लीजिए कंप्लीट शेड्यूल कवरिंग ऑल लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, और एक शेड्यूल ले लीजिए, बल्कि एक क्या, एक से ज्यादा शेड्यूल ले लीजिए अगर एक से ज्यादा लीगल और अदर प्रोफेशनल एंगेज्ड हो। तो प्रोफेशनल वाइज भी आप, कंसल्टेंट वाइज भी शेड्यूल ले लीजिए along with their bills। So that ensuring that those bills have been appropriately accounted for in books of accounts। ठीक, और क्या करना है सर? कहते हैं in case of monthly retainership agreement, अगर मंथली रिटेनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, ये मंथली रिटेनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है सर? ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, रिटेनरशिप। आई एम वर्किंग एज रिटेनर। तो रिटेनरशिप एग्रीमेंट में क्या होता है, जैसे सपोज करिए आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल रेंडर अ सर्विस टू द एंटिटी एज रिटेनर। सो मैं उनके साथ एग्रीमेंट कर लूंगा, वो मुझे या तो एक एडवांस सम वन टाइम पेमेंट कर देंगे इन एडवांस, और दे विल पे मी ऑन मंथली बेसिस, एंड आई विल रेंडर माय प्रोफेशनल सर्विसेज टू दैट ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जब भी कोई परिस्थिति स्पेसिफिकली कवर्ड हो अग्रीमेंट में, जैसे मैं एज टैक्स कंसल्टेंट की तरह मैं रिटेनरशिप मैंने ली, तो जब ऑर्गेनाइजेशन को मेरी लीगल दिस टैक्स कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी, मैं उनको ये फ्यूचर में टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा, पर इसकी जो फीस है वो मुझे एडवांस में मिल जाएगी। और ये जो एडवांस पेमेंट है, इट मे बी वन टाइम पेमेंट इन एडवांस और इट मे बी पेड ऑन मंथली बेसिस। ठीक, कई बार एक सवाल आता है, जैसे मुझे याद आता है पिछले बैच में ही वन ऑफ द स्टूडेंट रेज्ड क्वेश्चन, सर इफ अमाउंट इज पेड टू रिटेनर इन एडवांस एंड ही विल द एक्सपर्ट द प्रोफेशनल विल रेंडर द सर्विस इन फ्यूचर, सपोजिंग एडवांस इज पेड but he has not rendered the service, then sir it becomes refundable, फिर वो रिटेनर को वापस करनी पड़ती है। ठीक, तो ये भी अग्रीमेंट में प्रोवाइड कर दिया जाता है कि साहब अगर सर्विसेज आपने नहीं दी तो फिर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। खैर सर, आई होप रिटेनरशिप एग्रीमेंट अब आपको समझ में आ गया होगा। हम इस एग्रीमेंट के द्वारा किसी पर्टिकुलर एंटिटी को प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, एंड फॉर दैट सर्विस वी रेंडर इन फ्यूचर बट वी गेट द पेमेंट इन एडवांस। तो इन केस ऑफ मंथली रिटेनरशिप एग्रीमेंट एंश्योर क्या एक्सपेंसेस ऑफ
all 12 months correctly recorded. ठीक, आइए सर आगे चलें. When as auditor we are verifying vouching legal expenses, some cautiousness, some carefulness is required. We need to be cautious because there may be a matter on which legal advice is sought and that matter reflect, highlight a dispute for which provision is required to be made, but entity has actually not created the provision. So एक तीर से दो निशाने कर रहे हो यहां पर, ना केवल लीगल एक्सपेंसेस वेरीफाई कर रहे हो, पर आप ये भी इंश्योर कर रहे हो कि जहां जरूरत है लीगल एक्सपेंसेस वहां प्रोविजन बना कि नहीं बना. जहां जरूरत है तो कहते हैं हो सकता है किसी मुद्दे पर लीगल एडवाइस ली गई हो और वो जो मैटर है दैट रिफ्लेक्ट, दैट हाईलाइट, वो दिखता है कि वो कोई डिस्प्यूट है, एंड डिस्प्यूट इज सच फॉर विच प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड, बट एक्चुअली मैनेजमेंट हैज नॉट क्रिएटेड एनी प्रोविजन. सो व्हेन वी आर वाउचिंग लीगल एक्सपेंसेस वी नीड टू बी extra careful, extra cautious, because there may be a matter on which legal advice was sought and that highlight a dispute for which provision is required to be created but actually not created. Right? So this is all about legal expenses. Now come to printing and stationery. बहुत कॉमन एक्सपेंसेस है. अगेन यहां पर यही करना है. Obtain month-wise schedule of printing and stationery along with printing stationery bills to ensure they have been properly recorded. You can draw a sample of expenses and ensure they have been correctly recorded, क्योंकि यूजुअली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे हर जगह होते हैं और छोटे छोटे अमाउंट में कई सारे होते हैं. सो ऑन सैम्पलिंग बेसिस यू कैन डू इट. वन पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम कवरिंग, द ऑडिटर शैल परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर to verify the reasonableness of these expenses. That is, he shall compute printing stationery expenses per unit produced. Right? So आप क्या कर रहे हैं? टोटल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हेड है, कितने साल भर खर्चे किए गए प्रिंटिंग स्टेशनरी के नाम पर, एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. Right? And compare this with that of preceding year as well as industry trend, and if significant variation is there, obtain explanation. So that is all about reasonableness. Rest all the points are same. जैसे you can prepare summary of printing and stationery expenditure on monthly basis and analytically compare trend. ठीक. सो एज आई हैव सेड, जितने अभी ये मैंने कवर करे इनकी खास बात क्या है, ये सब एक ट्रेंड पर हैं, एक जैसे लगते हैं, एक जैसा इनका वेरिफिकेशन है. समवॉट द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन इज सेम. ठीक. सो जरा गो थ्रू हो जाइए, फिर मैं कुछ और आइटम्स पीएल के लिए टेकअप करता हूं. ठीक. ठीक. आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. ओके, मूविंग फर्दर. आप जब अपने मॉड्यूल में आगे जाएंगे
तो लास्ट सेगमेंट आता है टेस्ट योर नॉलेज। वहां पर भी कुछ आइटम्स कवर्ड है। देखिए सर, मैं वन बाय वन उन आइटम्स को टेकअप करता हूं एज पर ओल्ड मॉड्यूल। सीक्वेंस में भी डिफरेंट, सो मैं आइटम का नाम लिखूंगा और लेट अस स्टार्ट। तो आप अपने मॉड्यूल को रेफर कर लीजिएगा बाद में। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक अप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स अगर कंसाइनमेंट पर भेजे गए हैं तो कैसे हमें इनको वेरीफाई करना है? आइए, पहली पॉइंट कहते हैं एग्जामिन अकाउंट सेल्स सबमिटेड बाय कंसाइनी। राइट, ये अकाउंट सेल्स क्या है? दो चीजें याद रखिएगा, कंसाइनर, कंसाइनर। अब ये दो चीजें नहीं है, दो चीजें क्या याद रखिए? कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो जाहिर सी बात है वो इनवॉइस रेज करेगा, पर सर ये सेल नहीं है, तो देयर विल नॉट बी एनी इनवॉइस। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस। क्योंकि जब कंसाइनी थर्ड पार्टी को गुड्स सेल करेगा तभी सेल मानी जाएगी। तो कंसाइनर जब गुड्स भेजेगा तो गुड्स का सारा डिस्क्रिप्शन सब कुछ वो लिखकर भेजेगा परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक, अब ये जो कंसाइनी है ये गुड्स को सेल करेगा और मंथली या क्वार्टरली एंड होने पर वो अकाउंट सेल सबमिट करेगा कंसाइनर को। कौन? कंसाइनी। जनरली आफ्टर द एंड ऑफ मंथ दिस अकाउंट सेल्स इज सबमिटेड बाय द कंसाइनी। इसमें वो दो बातें बताता है कि उसने प्रीवियस मंथ में कितने गुड्स सेल करे और कितने गुड्स उसके पास स्टॉक में बचे हुए। ठीक, तो कैसे बताएगा ये बात? अकाउंट सेल्स से। तो एग्जामिन अकाउंट सेल्स सबमिटेड बाय कंसाइनी शोइंग द गुड्स सोल्ड एंड कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इन हैंड एज ऑन बैलेंस शीट डेट। तो इसमें दो बातें बताएगा, या सिंपल भाषा में बोल दूं, शोइंग गुड्स सोल्ड एंड कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इन हैंड। हर महीने के अंत में कितनी इन्वेंट्री बच रही है ये वो बताएगा। और जब वो मार्च का महीना आएगा तो मार्च के महीने की जब वो अकाउंट सेल भेजेगा तो साल के अंत में उसके पास कितना कंसाइनमेंट इन्वेंट्री बची वो वहां से मालूम पड़ जाता है। सो दो बातें। ठीक, और क्या करना है? कहते हैं रिकंसाइल फिगर ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री as on balance sheet date as per last accounts sale। तो इस कंसाइनी ने मार्च के एंड तक का एक अकाउंट सेल्स भेजा होगा, उसमें उसके पास कितनी इन्वेंट्री बची इसका जिक्र होगा, डिटेल होगा। हम इसको रिकंसाइल कर ले कैसे? विद रेफरेंस टू परफॉर्मा इनवॉइस एंड
accounts sales received from consignee। ठीक बात है। तो साल में जितनी परफॉर्मा इनवॉइस रेज हुई वहां से ये मालूम हो जाएगा कि कितने गुड्स उसको भेजे गए, और उसने जो अकाउंट सेल्स पूरे साल हर मंथ के दिए हैं उनसे ये मालूम पड़ जाएगा कितने उसने सेल करे। तो फिर मुझे क्या मिल जाएगी? कंसाइनमेंट इन्वेंट्री एज ऑन बैलेंस शीट डेट। तो जो कंसाइनी ने अपने अकाउंट सेल्स में कंसाइनमेंट इन्वेंट्री एज ऑन बैलेंस शीट डेट बताई वो सही है या नहीं, यहां से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक। और क्या कर लें साथ में, एज ऑडिटर वी शैल ऑल्सो ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द कंसाइनी रिगार्डिंग कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इन हैंड एज ऑन बैलेंस शीट डेट। कंफर्मेशन भी ले लो। और सर क्या कर लिया जाए? कहते हैं एग्जामिन agreement with consignor and consignee to verify, to confirm the commission and expenses debited to consignment account and credited to consignee account। बिल्कुल वही कमीशन डेबिट किया गया हो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो एज पर अग्रीमेंट अग्री हुआ। ठीक है साहब। सो एग्जामिन अग्रीमेंट विद कंसाइनर एंड कंसाइनी टू चेक द कंसाइनमेंट, टू चेक commission amount as well as the expenses debited to consignment account or credited to consignee account। ठीक। और क्या करना है? ensure consignment inventory as on balance sheet date is consistently valued at cost, but where NRV is less than cost, then valuation shall be at NRV, and also ensure appropriate provision or allowance has been made for goods damaged or those goods which suffered damage, right? So जब कंसाइनमेंट भेजा जाता है, कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रोविजन मान के चलता है, कुछ ना कुछ तो वेस्टेज, स्पिल ओवर, गुड्स जब तक कंसाइनी के पास पहुंचेंगे कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगा ही। सो अ प्रोविजन शैल बी क्रिएटेड। ठीक। विद दिस goods sent on consignment is finished। Moving further, next is foreign travel expenses। अब सर कोई एंटिटी है, इनके से ये ऑफिसर हैं, इन्होंने फॉरेन ट्रेवल किया, फॉरेन ट्रेवल फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी, राइट। सो जब ये अपना ट्रेवल पूरा कर लेंगे, ही विल सबमिट TA bill। What he will do? He will submit traveling allowance bill कि भैया इतना खर्च हुआ, पेमेंट कराइए। ठीक। कुछ पेमेंट एडवांस कर दिया जाता है अगर पॉलिसी है तो, प्रोवाइडेड है तो। टीए रूल्स में ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स हर कंपनी के अपने अलग अलग हो सकते हैं। तो जनरली सम एडवांसेस मेड when a person who is conducting this travel
finishes the travel, he submit his TA bill. This TA bill contains details like tour details, expenses details, like कहाँ गया, कहाँ तक उसका डेस्टिनेशन था, कितने खर्चे कैसे कैसे खर्च किए, सब कुछ वो टीए बिल में बताएगा। पर केवल डिटेलिंग ही नहीं देनी। दिस टीए बिल शुड बी सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स लाइक एयर टिकट, टूर एजेंट बिल, और अगर टूर एजेंट का बिल नहीं तो होटल बिल होगा, एंड सो ऑन। ठीक, सो एज ऑडिटर क्या करना है? एग्जामिन द टीए बिल सबमिटेड बाय द पर्सन कंडक्टिंग फॉरेन ट्रेवल कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ टूर as well as expenses. ठीक, examine the TA bill submitted to the entity by a person conducted tour containing details of tour and expenses. The TA bill should be accompanied by, supported by appropriate documents such as air ticket, tour agent bill, hotel bill, etc. and ensure all such expenses are as per TA rule or internal rules of the organization. ये मेरा कंप्लीट एक फुल फ्लेज्ड 1 पॉइंट था। ठीक, नेक्स्ट इज, ये तो हो गया 8 पॉइंट। नेक्स्ट इज एग्जामिन टूर प्रोग्राम। जो टूर प्रोग्राम है एंटिटी पहले से ऑथराइज्ड करती है बाय सम कॉम्पिटेंट पर्सन। एग्जामिन टूर प्रोग्राम, कहां जाना था, कहां रुकना था, क्या मीटिंग होनी थी, किनसे मुलाकात करनी थी। एग्जामिन टूर प्रोग्राम एंड एंश्योर इट इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, अथॉरिटी, राइट। और क्या करना है? साथ में एग्जामिन कर लो टूर रिपोर्ट टू एंश्योर और टू असर्टेन द पर्पस, किस लिए टूर किया गया, एंड सेम इज ड्यूली ऑथराइज्ड and the purpose was duly authorized. Next, अब फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपेंसेस भी किए होंगे। एंश्योर RBI's permission is obtained where expenses incurred in foreign currency, right? And expenses in foreign currency shall be disclosed as per Schedule 3 as well as AS 11. ठीक, I hope it is very clear. So just pick up the sense, just pick up the thought, rest everything is easy. Moving further, okay. So I have covered foreign travel expenses. Now I will take up receipt of capital subsidy. Sir, either state government or central government may give the subsidy, capital subsidy. Generally कहीं बैकवर्ड एरिया में अगर मुझे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है और मैं गवर्नमेंट हूं तो मैं
इंसेंटिव देता हूं। आइए इस बैकवर्ड एरिया में आप अपना स्टैब्लिशमेंट ओपन करिए एंड वी विल गिव यू कैपिटल सब्सिडी। या तो मैं आपको कोई एसेट खरीदने के लिए सब्सिडी दूंगा या फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए कैपिटल सब्सिडी दूंगा। तो जो जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंटरेस्टेड है, दे वांट टू, जैसे हम लोगों ने विटनेस किया, पहले आपका उत्तराखंड यूपी सेम था, दोनों हिस्से एक ही, पूरा उत्तर प्रदेश कहलाता था। उत्तराखंड बना, वहां की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने का निर्णय किया और उन्होंने ऑफर किया, आप आइए हमारे यहाँ, हम आपको सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी देंगे, टैक्स इंसेंटिव्स देंगे। तो जिनको वो स्कीम चाहिए थी गवर्नमेंट की, उन्होंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी। ठीक, सो सबसे पहले क्या करें, एग्जामिन एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ सब्सिडी। ठीक, तो अगर जिस एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूं उसको कैपिटल सब्सिडी मिली, तो सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है, एप्लीकेशन। सो एग्जामिन द एप्लीकेशन मेड टू क्लेम द सब्सिडी टू असर्टेन द पर्पस एंड स्कीम फॉर विच सब्सिडी वॉज रिसीव्ड। किस पर्पस के लिए सब्सिडी मिली, अंडर व्हाट स्कीम सब्सिडी इज रिसीव्ड। दूसरी बात, एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स फॉर ग्रांट ऑफ सब्सिडी। जब सब्सिडी मिलेगी सर तो ऐसा नहीं पैसे मिल जाएंगे, उस सब्सिडी के साथ डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उसको एंटिटी साइन करती है। सो इट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन फॉर ग्रांट ऑफ सब्सिडी। इस डॉक्यूमेंट्स में कंडीशंस लिखी होती हैं कि जो पैसा केंद्र या राज्य सरकार दे रही है उसका इस्तेमाल इन पर्पस के लिए किया जाए। और अगर एंटिटी ने दी हुई सब्सिडी का इस्तेमाल गिवन पर्पस के लिए नहीं किया तो ये सब्सिडी क्या हो जाती है, गवर्नमेंट फोरफीट कर लेता है। सो एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स फॉर ग्रांट ऑफ सब्सिडी टू नो कंडीशंस अटैच्ड फॉर यूज ऑफ सब्सिडी। ठीक, and also ascertain whether subsidy is received for specific asset or for setting factory at backward area। फैक्ट्री सेटअप के लिए मिल रही है या स्पेसिफिक एसेट के लिए मिल रही है, पता कर लीजिए, क्योंकि जब तक एज ऑडिटर हम ये पता नहीं करेंगे तब तक हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि सब्सिडी क्या उसी पर्पस के लिए यूज हुई जिस पर्पस के लिए मिली। ठीक, मिली होगी जब सब्सिडी, तो एंटिटी ने उसकी एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करी होगी। एग्जामिन द एंट्री ऑफ कैपिटल सब्सिडी रिसीव्ड बाय एंटिटी। तो क्या केवल रिसीप्ट की एंट्री की जाएगी? नहीं सर, ट्रीटमेंट भी एज पर AS 12 होगा गवर्नमेंट ग्रांट। दैट इज द सब्सिडी ऑल्सो एंश्योर दैट सब्सिडी रिसीव्ड हैज बीन ड्यूली अकाउंटेड फॉर in accordance with AS 12 government grant. ठीक, so I have covered 3 more items: receipt of capital subsidy, foreign travel, and goods sent on consignment. Please read it one more time, and then I will proceed further.
ठीक है जी, सो मैं आगे चल सकता हूं। आइए, नेक्स्ट आइटम आई एम टेकिंग इज प्रोविजन फॉर income tax. So we all know that especially companies have to make provision for the tax. Advance tax entity पे करती है क्वार्टरली इंटरवल पर, राइट? ये सब आपने पढ़ा हुआ है। और लास्ट एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है, वो 15 मार्च को पे कर दी जाती है। तो मोटा मोटा एक एंटिटी एक अनुमान लगा लेती है कि 15 मार्च तक हमारी कितनी टैक्स ऑब्लिगेशन है, और उसी के मुताबिक वो अपना एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट डिसाइड करते हैं। 15 मार्च से 31 मार्च का एक पीरियड होता है जिसमें सेल हो रही, सब कुछ हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसका भी एक अनुमान लगाकर प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। ठीक, जाहिर सी बात है, ये जो इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया जा रहा है, जब कंपनी अपना रिटर्न फाइल करेगी उसके पहले पहले ये अमाउंट पे कर देगी। ठीक, सो एज ऑडिटर हमारी पहली जिम्मेदारी तो यही है कि हम मेक श्योर कर लें दैट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज एप्रोप्रिएट, is reasonable, is adequate as on balance sheet date, having regard to current year's provision, advance tax paid, self-assessment tax, and so on. ठीक, so as auditor, we have to make sure that provision created for income tax is adequate. ठीक, और क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करें? कहते हैं obtain computation of income which is prepared by the entity. We have to make sure that this computation is as per Income Tax Act. Zahir hai, this computation is going to be for income as per Income Tax Act. तो हमें ये बात क्यों बताई जा रही है? सर होता ये है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी। तो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट, अपना पीएल कैसे बनाया? एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक, तो ऐसा नहीं होता कि कंपनीज एक्ट के लिए बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अलग बनेगी, इनकम टैक्स के लिए हम अलग बनाएंगे। नो सर, दोनों केस में बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस, चाहे हम कंपनीज एक्ट के लिए बना रहे हो चाहे इनकम टैक्स एक्ट के लिए बना रहे हो, हम बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस तो एक ही फाइनल करते हैं। लेकिन हम जानते हैं जब इनकम टैक्स की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो इनकम टैक्स डिसअलाउ कर देता है, कंडीशंस अटैच करता है। अगर है तो अलाउड, कंडीशन नहीं है पूरी तो डिसअलाउड होता है। तो हम करते क्या है? हम कंपनीज एक्ट के पीएल में जो प्रॉफिट का बैलेंस है, जो प्रॉफिट का या लॉस का अमाउंट है, वो टेकअप करते हैं और एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम एडजस्टमेंट्स करते चले जाते हैं और एडजस्टेड इनकम निकालकर फिर उस पर टैक्स निकालते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट कर रहे हो, यानी आपने प्रॉफिट उठाया कंपनीज एक्ट के मुताबिक, फिर उसको एडजस्ट किया और प्रॉफिट डिराइव किया एज पर इनकम टैक्स। तो obtain computation of income and ensure it is as per Income Tax Act. दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया, रिव्यू एडजस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, स्पेशल रिबेट, कई सारी रिबेट हैं जो कंपनीज एक्ट को मिली हुई हैं सर अंडर इनकम टैक्स एक्सेट्रा, एज पर लेटेस्ट अवेलेबल कंप्लीटेड असेसमेंट। पिछली बार भी असेसमेंट कंप्लीट हुआ होगा कंपनी का, उस असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए आप करंट ईयर के जो भी इनकम में एडजस्टमेंट्स हुए हैं, खर्चे डिसअलाउ हुए हैं,
स्पेशल रिबेट दी गई हैं उनको रिव्यू कर डालो। ठीक। तीसरा, एडवांस टैक्स पे किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, उसके एविडेंस। तो अगला क्या है, एग्जामिन एविडेंस या एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एडवांस टैक्स पेड, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, ठीक है सर, एंड इंश्योर कंप्यूटेशन इज एज पर लेटेस्ट इनकम टैक्स रेट्स। लेटेस्ट इनकम टैक्स जो आपकी स्लैब्स होती हैं, आप जानते हैं हर साल एवरी ईयर दे चेंज, सो this computation of tax is as per latest tax rates, right? I think I have covered almost all. Overall provision की genuineness, adequacy का point I have already covered. So these are the few points related to provision of tax. Now taking another. And that is payment of tax. अब जो साल के दौरान एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है या रेगुलर असेसमेंट पर टैक्स पे किया है, उसको वेरीफाई करें। आइए वन बाय वन चलते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई एम राइटिंग। कहते हैं verify tax paid on या upon regular assessment with reference to copy of assessment order, notice of demand and receipted चालान। ठीक, ये क्या है? सपोज करिए 1920 का रिटर्न फाइल हुआ। ठीक, रिटर्न फाइल कर दिया गया। सपोज करिए रिटर्न इनकम इज 50 lakhs। ठीक, तो प्रीवियस ईयर 1920 का ये रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल कर दिया गया। इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 2021, यानी 2021 में ये एसेस होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस इनकम को एसेस किया और उनको लगा कि साहब कुछ इनकम छूट गई है। ठीक, तो क्या होगा? वो यहां पर उन इनकम को ऐड कर देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि साहब कुछ खर्चे हैं जो डिसअलाउड हो जाने चाहिए, वो उन खर्चों को जोड़ देगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्क्रूटनी शुरू हो गई। तो जब डिपार्टमेंट को लगता है कि जो रिटर्न इनकम है वो सही नहीं है, यानी रिटर्न का असेसमेंट किया गया मोटा मोटा और लगा कि रिटर्न प्राइमा फेसाई सही नहीं लग रहा है, तो एंटिटी को, क्लाइंट को, एसएससी को नोटिस सर्व कर दी गई कि साहब आपकी स्क्रूटनी खुल गई। अब साहब वो जो क्लाइंट है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहेगा जाइए साहब मेरा केस देखिए, फिर आप लोग बुलाए जाएंगे। अब आप जाएंगे असेसिंग ऑफिसर के पास, हु मे बी इनकम टैक्स ऑफिसर, हु मे बी असिस्टेंट कमिश्नर, हु मे बी डेप्यूटी कमिश्नर, हु मे बी कमिश्नर, हु मे बी सीसीआईटी, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। तो जब आप केस करने जाएंगे तो क्या ये सारे काम शुरू हो जाएंगे? रिटर्न
इनकम इतनी आपने बोली, साहब ये इनकम आप जोड़ना भूल गए, साहब ये खर्चे हम डिसअलाउ कर रहे हैं, और टोटल इनकम आपकी होती है 1 करोड़। लो जी, गई भैंस पानी पर। इस पर वो टैक्स निकालेगा, ठीक, जो टैक्स ऑलरेडी पे किया है उसको लेस कर देगा यहां से, बचे हुए बैलेंस अमाउंट पर वो पेनल्टी लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा, और एक मोटा अमाउंट निकालकर आपको दे देगा। इस अमाउंट की वो क्या इशू करेगा? नोटिस ऑफ डिमांड। भैया इतना जमा करो। इस नोटिस ऑफ डिमांड के साथ इसने पूरा, जो असेसिंग ऑफिसर है उसने पूरा असेसमेंट किया है, तो नोटिस ऑफ डिमांड के साथ असेसमेंट ऑर्डर भी जाएगा, ठीक। अब जो भी बैलेंस अमाउंट ये निकला है, एसएससी क्या करेगा? चालान लेगा वो इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स अब तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, इनकम टैक्स की साइट पे जाएगा, टैक्स पेड करेगा। चालान जो एप्रोप्रिएट चालान है, आई थिंक इट इज ITNS 280, राइट, ITNS 280 281, 2 चालान है, तो वो एप्रोप्रिएट चालान सेलेक्ट करेगा, नाम, पैन, RO सब कुछ, अपना रेजिडेंस का एड्रेस सब फिलअप करेगा, अमाउंट फिलअप करेगा एंड पेमेंट कर देगा। और पेमेंट के बाद एक रिसीप्ट जनरेट होगी जो इस बात का एविडेंस होगी कि आपने पेमेंट कर दिया। उसको हमने क्या बोला? रिसीप्टेड चालान, ठीक। आई होप मेरी गल समझ आई। सो अगर कोई टैक्स पे हुआ है अपॉन रेगुलर असेसमेंट, वेरीफाई द सेम विद असेसमेंट ऑर्डर जो असेसिंग ऑफिसर ने किया, नोटिस ऑफ डिमांड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर ने इशू किया, एज वेल एज जो एसएससी ने पेमेंट किया, ठीक। आइए सर, और क्या करना है सर? अगर एडवांस टैक्स पे किया है, क्या पे किया है? दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं। वेरीफाई एडवांस टैक्स पेड, तो ये भी चालान के मार्फत ही किया होगा, विद रिसीप्टेड चालान एंड नोटिस ऑफ डिमांड। सर यूजुअली आज की डेट में एडवांस टैक्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले भेजता था नोटिस कि अपना एडवांस टैक्स जमा करो, पर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं भेजता। नाउ इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ एसएससी और उसी को पूरा करना है। सो यू कैन से वेरीफाई एडवांस टैक्स पेड विद रिसीप्टेड चालान, और यू कैन राइट verify advance tax paid with receipted challan and notice of demand। एडवांस टैक्स ज्यादा जमा हो गया तो इंटरेस्ट मिलेगा। Ensure interest allowed on advance tax is taken to revenue, उसको revenue माना गया। And if any penal interest is charged, एडवांस टैक्स पूरा नहीं था, 234 ABC में कोई इंटरेस्ट लगा, आप सेक्शन 234 A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इसमें इंटरेस्ट लेवी होता है। अगर एडवांस टैक्स एडिक्वेट ना हो तो इंटरेस्ट लेवी हो जाता है। तो अगर कोई पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया है, इट शुड बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी PL में ये अलाउड नहीं होता है, इट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, ठीक। So it is all about payment of taxes. Now come to next is advertisement expenses. सर जिस एंटिटी का मैं ऑडिट करने जा रहा हूं उसने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनकर किए। जरा 1 मिनट के लिए दोनों आइटम्स गो थ्रू हुई है। ओके, सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं
हमें इनको वेरीफाई करना है। सपोज करिए मैं रेगुलरली एडवर्टीजमेंट देता हूं इन डिफरेंट मोड्स, पैम्फलेट्स भी छपते हैं, होर्डिंग्स भी हैं, एफएम पे भी मैं अपना ऐड देता हूं, ठीक। तो ऐसा मैं किसी एजेंसी के साथ कर रहा हूंगा, यानी मेरा किसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो एजेंसी मेरे बिहाफ पर एड्स प्लेस कर रही होगी इन डिफरेंट मीडिया। तो जनरली जब कोई एंटिटी एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा एक्सपेंस करती है तो देयर इज अ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट विद द मीडिया एजेंसी। इस कॉन्ट्रैक्ट के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है डिस्काउंट मिल जाता है इस एजेंसी के थ्रू, ठीक। तो पहला पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ऑब्टेन या एग्जामिन द कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट विद मीडिया एजेंसी एंड एंश्योर दैट बिल्स रेज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट are as per rates specified in the contract and discount allowed is properly adjusted, ठीक। so that is one point कि जो भी बिल्स रेज किए हैं मीडिया एजेंसी ने, रेट्स चार्ज्ड शुड बी एज पर रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट। एग्जामिन, सेकेंड पॉइंट, द बिल्स रेज्ड बाय मीडिया एजेंसी, ठीक। थर्ड पॉइंट, जब मीडिया एजेंसी को पेमेंट किया जाएगा तो मीडिया एजेंसी रिसीप्ट इशू करेगी, लिखकर बताएगी थैंकफुली रिसीव्ड सम ऑफ रुपीज इतना इतना थ्रू चेक नंबर इतना इतना डेटेड इतना इतना। एग्जामिन द रिसीप्ट इशूड बाय द मीडिया एजेंसी अगेंस्ट रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। एंश्योर ऑल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रिलेट टू बिजनेस। जितने भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेस से रिलेट करें, ठीक। नाउ देयर इज वन पॉइंट विच इज रियली एम्बिगुअस। कहते हैं एग्जामिन द नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज हो, और अगर कैपिटल एक्सपेंसेस हो तो कैपिटल की तरह रिकॉग्नाइज हो। सर आई डोंट अग्री। AS 26 clearly suggests that when expenditure is incurred on advertisement, no intangible asset comes into existence, and therefore whatever expenditure incurred on advertisement shall be recognized in profit loss account in the year in which they are incurred. So question of revenue or capital expenses does not arise, right? So I don't agree with this point, the nature of expenses, because it is against the principle, right? I think I need to discuss this with those who are taking classes of AS 26 कि क्या कोई changes हैं उसमें AS 26 में recently, if not then whatever I am saying is correct। खैर साहब मैं आगे चलूं। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं पहले से पे, it should be appropriately disclosed in balance sheet and outstanding bills should be duly accounted for। जितने आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं उनको ड्यूली अकाउंट फॉर कर दिया गया। सो दैट इज ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो टुडे आई हैव कवर्ड नंबर ऑफ आइटम्स। बहुत आराम से इनको पढ़िए। अब आप यू कैन सी दैट वी आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज। जस्ट आई विल फिनिश आउट इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? So this portion will be finished. I think 3-4 items left there that I will finish in the next video. Till पढ़ते रहिए, खूब अपना ध्यान रखिए, और मैं पहले भी कह चुका हूँ सर, this time
कोरोना इज स्प्रेडिंग इन मल्टीफोल्ड्स। पहले तो सुनाई देता था कि दूर में फलाने को हो गया, अब तो आसपास के लोगों को कोरोना हो रहा है। तो बहुत ध्यान रखिए सर, और इसलिए अभी 1-2 टर्न थोड़े शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, सो दैट आफ्टर कपल ऑफ टर्न्स 1-2 वीडियो के बाद फिर हम इनको प्रोलॉन्ग कर लेंगे, फिर से बड़े वीडियो हो जाएंगे। तब तक पढ़ाई करते हैं। ठीक, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।